अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी क्लास 9th and first year, that what is scientific law and what are theories. Okay, so as you know that the importance of scientific law is although greater in our society, and biology is very short in the term of scientific laws because of the nature. So this lecture is very important for you because in this lecture I am sharing with you some important and new concepts for you. So this lecture is very informative for you. Let's start our lecture properly. But before starting our lecture, dear students, I want to say you that please like my video, subscribe my channel for the further interesting videos. And now, without our wasting our time, let's go towards our lecture. लेक्चर नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9th एंड फर्स्ट ईयर दोनों के लिए ही ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट वन चैप्टर नंबर 2 ये हमारे पास बायोलॉजी क्लास 9th के लिए है और चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। टॉपिक ऑफ लेक्चर थ्योरीज एंड लॉज के बारे में आज हमने पढ़ना है कि थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं और ये हमारे पास फाइनल स्टेप्स लास्ट जो हमारे पास स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए थे बायोलॉजिकल मेथड से। हमने किस तरह से किसी बायोलॉजिकल इशू को सॉल्व किया है और हमने उसकी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल भी मतलब जो हमने शेयर की है विच इज कॉल्ड मलेरिया, उसमें भी हमने प्रॉपरली उसको थ्रू आउट उसको स्टडी किया और हमने देखा है कि विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड हम किसी बायोलॉजिकल इशू को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब बायोलॉजिकल इशू हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, कोई भी हमारे पास चीज़ थी, मसाइल थे, उनको हमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब क्या उसके बाद उसके स्टेप्स खत्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ही हमारे पास उनके आगे मजीद स्टेप स्टार्ट होते हैं जिसके ऊपर उन्हें डिस्प्रूव करने की पूरी दुनिया कोशिश करना स्टार्ट हो जाती है उस बात को, और उसको अगर वो ना हो तो फिर वो हमारे पास बनती है थ्योरीज एंड लॉज। आज जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली हमारा इसी के मुतालिक है। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। फर्स्ट वन इज थ्योरीज। व्हाट आर थ्योरीज? When a hypothesis is given, a repeated exposure to experimentation is not falsified. जब एक हाइपोथेसिस हमारे पास आ चुकी है, अब उसके ऊपर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन वो फॉल्स साबित नहीं हो रही किसी से भी। इट इंक्रीज बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस। तो ये आपको जाहिर सी बात है, तो फिर वो क्या होता है हमारे पास उस हाइपोथेसिस के अंदर उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि हमने पीछे उसके अंदर देखा था जब भी कोई हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करता है, कोई भी साइंटिस्ट, उनमें से जो उसके लिए बेटर होती है उसको वो चूज आउट करता है एंड देन उसके ऊपर डिडक्शन बनाता है, देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। तो जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर परफॉर्म होते हैं और हाइपोथेसिस हमारे पास स्टैंड करती रहती है, वो फाल्सिफाइड नहीं होती, तो वो हम ज्यादा उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। Such well-supported hypotheses may use as the for the basis of formulating further hypotheses, which are again proven by experimental results. अब उस hypothesis से हमारे पास क्या होता है, फर्दर कुछ और हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस निकलती हैं, कुछ और हाइपोथेसिस उससे हमारे पास रिलीज होती हैं, जनरेट होती हैं, और उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म किए जाते हैं ताकि उसको डिस्प्रूव किया जाए। अगर वो डिस्प्रूव नहीं होती तो देन वो स्टैंड करती है और उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ थ्योरी अगर हम देखें, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टाइम ऑफ द टेस्ट ऑफ टाइम often tested and never rejected are called theories. ऐसी हाइपोथेसिस जो टाइम टू टाइम हमारे पास स्टैंड करती रही और उसके साथ उसको एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर परफॉर्म किए जा रहे हो, लेकिन वो हमारे पास गलत साबित ना हो रही हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, थ्योरी कह देते हैं। A theory is supported by the great deal of evidence, लेकिन थ्योरी के लिए आपको ग्रेट डील ऑफ एविडेंस होने चाहिए इसके साथ, और वो ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस हमारे पास बेसिकली क्या चीजें होती हैं, वो हमारे पास यही चीजें होती हैं जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वही चीजें हमारे पास इसके अंदर आती हैं। टाइप्स ऑफ थ्योरीज डियर स्टूडेंट, इनको हम क्वालिटीज ऑफ थ्योरीज भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेडिक्टिव थ्योरी एंड द अदर वन इज प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रेडिक्टिव थ्योरी पे अगर बात की जाए, it must be the theory must be predict the other hypothesis. Okay, it must be give us such a new idea, it must be give some points, some evidences throughout which we can prove the theory is true, this hypothesis is true. Okay, the other one is productive theory. Productive theory is the very important quality of a theory, because when a hypothesis is formed, this is the basically a characteristic of a hypothesis. Because when a hypothesis is formed, the hypothesis must be productive, it must generate the other hypothesis from it, because it must have the ability
question and answer are the other types of the question which are rising on it. Therefore, the productive theory is the important part of theories. So it is the very important thing which is the productive theory. I hope you must understand about it. एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एक हमारे पास आता है डार्विन्स थ्योरी एंड द अदर वन इज प्रेशर फ्लो थ्योरी. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल और लॉ पे, जिसे हम साइंटिफिक लॉ भी कहते होते हैं. If the theory survives after experiment of many other scientists and many experimental sports, then become its scientific law. तब हमारे पास कोई भी थ्योरी है वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और वो हमारे पास डिस्प्रूव नहीं हो रही होती, वो गलत प्रूव नहीं हो रही होती, तो फिर हम उसे क्या बना देते हैं, साइंटिफिक लॉ बना देते हैं. एक बात आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर तो आपको लॉ ढेर सारे नजर आएंगे, लेकिन बायोलॉजी के अंदर आपको लॉज बहुत कम नजर आएंगे. उसकी सबसे बड़ी और मेन कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास बात है वो हमारे पास है नेचर के अंदर एवोल्यूशन. एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर टाइम से लेकर अभी तक हमारे कायनात के अंदर एवोल्यूशन होती जा रही है, इंसानों के अंदर एवोल्यूशन होती जा रही है. इंसान पहले कुछ और थे, फिर हमारे पास क्रिएशन उनकी जैसे जैसे उसके अंदर मोर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती ही जा रही हैं. हमारे पास आने वाले मजीद दिनों के अंदर हमारी मुश्किलात और ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं, हमें और चीजें न्यू पता चलती जा रही हैं. तो इस तरह से जो चीजें हैं इंसान बायोलॉजी के अंदर हमारे पास इस वजह से इस चीज को क्या है, लॉज की बहुत शॉर्टेज है, बहुत ही कम लॉ हमारे पास पाए जाते हैं, क्योंकि नेचर के अंदर एवोल्यूशन होती रहती है. अगर नेचर के अंदर एवोल्यूशन होना खत्म हो जाए तो हमारी जिंदगी स्टॉप हो जाए, हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा. ओके, तो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द क्वालिटीज ऑफ लॉ. ये दो क्वालिटीज ऑफ लॉज आपके सामने है. साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. ये हमारे पास एक फैक्ट ऑफ नेचर होता है, ये कांस्टेंट रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये कभी भी डिस्प्रूव नहीं हो सकता. इट इज इररिफ्यूटेबल थ्योरी, इसके ऊपर हम कभी भी एतराज नहीं उठा सकते कि ये बात गलत है. अगर ऐसा होता तो फिर कभी भी कोई लॉ हमारे पास ना बन सकता. और लॉ हमेशा से जनरल होते हैं, बिल्कुल जनरल सी बात होती है एज कम्पेयर टू थ्योरी के मुताबिक. एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ, आपके पास पहले दो ही लॉज आज तक बायोलॉजी के अंदर बनाए गए हैं, और एक फर्स्ट वन है हार्डी वेम्बर लॉ और दूसरा हमारे पास है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अगर लेक्चर पसंद है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. अल्लाह हाफिज.